हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है नेशनल इनकम के बचे हुए टॉपिक। जहां तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसके आगे के टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट की एक वीडियो और आएगी, जिस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि नेशनल इनकम एग्रीगेट किस तरह से निकाले जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मैंने आप लोगों को बताया पिछली क्लास के अंदर कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर मुझे दे रखा है या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मुझे दे रखा है तो उससे मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस तरह से निकालना है उसके बारे में हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। तो अगर मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन था आपके पास जो मैंने आप लोगों को दिया था और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवाया था इसके अंदर कि हमारे पास जीडीपी दे रखी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है, डेप्रिसिएशन मेरे पास दे रखा है और मुझे एनडीपी फाइंड आउट करना था, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मुझे निकालना था। जी हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मुझे दे रखा है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एनडीपी निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जीडीपी और अगर एनडीपी की मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो डिफरेंस किस चीज़ का है, वो डिफरेंस बेसिकली है डेप्रिसिएशन का। क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है और इसमें हमें डेप्रिसिएशन का एलिमेंट नहीं चाहिए तो मुझे इसमें से डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की और यहां से अगर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर जाना है, क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन हमारा इंक्लूडेड होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा। और इस बेसिस पर अगर मैं चलता हूं तो आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करूं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेरे पास दे रखा है ऑलरेडी 2300 रुपए का और उसमें डेप्रिसिएशन हमारे पास दिया हुआ है 300 रुपए का। मुझे निकालना है एनडीपी। क्या निकालना है, एनडीपी। तो जीडीपी में से मैं क्या माइनस करूंगा बच्चों, डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। तो जीडीपी हमारी कितनी है, 2300 रुपए की हमारी जीडीपी है, उसमें डेप्रिसिएशन कितने का, 300 रुपए का है, तो इसमें से मैं 300 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। और वो मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल कर आएगा 2000 का। कितना निकल कर आएगा, 2000 का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल कर आएगा। सेम सेंस पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे रखा है, एनडीपी दे रखा है। एनडीपी कितना दिया हुआ है, 3300। डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 200 रुपए का। हमें क्या निकालना है, इसके अंदर जीडीपी निकालना है। तो आइए, आप लोगों को जैसे कि फॉर्मूले के बारे में पता है कि अगर मैं जीडीपी में से मैं क्या जोड़ देता हूं बच्चों, डेप्रिसिएशन जोड़ देता हूं, राइट। जीडीपी में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चे, इंक्लूडेड होता है। ध्यान से समझना, जीडीपी के अंदर ऑलरेडी जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा, इंक्लूडेड है। तो जीडीपी में से हमें डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जब मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा तो मेरा क्या निकल कर आएगा, एनडीपी निकल कर आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल कर आएगा। अब ध्यान से समझ लो, जीडीपी हमारे पास यहां पर दे रखी है, राइट। जीडीपी नहीं, एनडीपी दिया हुआ है सर। एनडीपी कितना दिया हुआ है हमें, 3300 रुपए का हमारे पास एनडीपी है, 3300 रुपीज का हमारे पास एनडीपी है। डेप्रिसिएशन मेरे पास कितने का है सर, 200 रुपए का है। और मुझे क्या निकालना है, इसमें से जीडीपी निकालनी है, जीडीपी निकालनी है। और जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, यानी कि एनडीपी से अगर मैं जीडीपी की तरफ जाऊं तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होगा, ऐड होगा। और जब मैं इसमें जीडीपी अगर मुझे निकालनी है तो डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा और डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद जो मेरी टोटल अमाउंट निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 3500 रुपए निकल कर आएगी। कितनी अमाउंट निकल कर आएगी, 3500 निकल कर आएगी। जी सर। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं तो थर्ड क्वेश्चन में मेरे पास क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में मेरे पास जीडीपी दे रखी है। और जीडीपी कितनी है सर, 5500 रुपए की मेरे पास जीडीपी है। और हमारे पास क्या दे रखा है, एनडीपी दे रखा है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है 5000 रुपए का। क्या दे रखा है हमारे पास, 5000 रुपए का दे रखा है। तो मुझे क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। और अगर मैं डेप्रिसिएशन की आप लोगों से बात करूं तो यहां पर देखिए क्या फॉर्मूला है। अगर मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करता हूं तो एनडीपी आता है। तो इसी तरह से बच्चे, अगर मैं जीडीपी में से
आपका एनडीपी, अगर मैं आपका एनडीपी माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। और मेरा जीडीपी कितना दे रखा है, जीडीपी मेरे पास 5500 का दिया हुआ है, तो 5500 रुपए का बच्चे मेरा जीडीपी है, उसमें से 5000 रुपए का मैं क्या माइनस करूंगा, एनडीपी माइनस करूंगा, तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना निकल कर आया मेरा, जो टोटल मेरे पास डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा सर वो 500 रुपए का आएगा। कितने का डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा सर, 500 रुपीज का डेप्रिसिएशन मेरे पास यहां पर निकल के आने वाला है। जी सर, क्लियर है इतनी बात? यस सर, हमें यह बात क्लियर है, राइट। अब कुछ बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, राइट। ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि अगर मुझे कभी भी जीडीपी से एनडीपी की तरफ जाना है, यानी कि ग्रोस से जब भी मुझे नेट की तरफ जाना है, जब भी मैं ग्रोस से नेट की तरफ जाऊंगा तो मैं हमेशा किसको इन्वॉल्व करूंगा, डेप्रिसिएशन को इन्वॉल्व करूंगा। अब उससे रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, और वो बातें क्या याद रखनी है, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, राइट। डेप्रिसिएशन जनरली क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करता हूं व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली अ स्लो, स्पॉन्टेनियस एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। जब किसी एसेट की वैल्यू में स्लोली और ग्रेजुअली डिक्लाइन हो, किसकी वजह से, उसके यूसेज की वजह से, क्योंकि हम उस एसेट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। उसके वियर एंड टियर की वजह से, अगर उसकी वैल्यू में क्या आती है, डिक्लाइन आता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन दे देते हैं। तो आपको कुछ पॉइंट जो ध्यान रखने हैं कि अगर आप जब किसी फिक्स एसेट को कंज्यूम कर रहे हो, सेकंड पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है कि करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये रखिएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि अगर आपके पास कभी भी किसी भी टाइप की रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी हो। और थर्ड पॉइंट आपके पास दे रखा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, अगर आप किसी फिक्स एसेट को रिप्लेस कर रहे हो। और फोर्थ पॉइंट आपके पास दे रखा है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। अगर ये चार वर्ड आपको दिखेंगे कहीं पर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और आपके पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, और लास्ट आपके पास अगर कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, इस तरह की चीजें आपको दिखेगी, तो इसका जो सॉल्यूशन है या फिर इसको जो ट्रीटमेंट आप लोगों ने करना है, वो ट्रीटमेंट सेम रहेगा डेप्रिसिएशन, राइट। जैसा ही ट्रीटमेंट रहेगा जैसे आप डेप्रिशिएट को ट्रीट करते हैं, किसको ट्रीट करते हैं, डेप्रिसिएशन को ट्रीट करते हैं, राइट। अगर ये वर्ड आपको कहीं पर भी दिख जाते हैं कि फिक्स एसेट को कंज्यूम कर लिया, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ गई, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट आ गई, या फिर कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, इस तरह की चीजें अगर आपको देखने को मिलेगी, तो इनका ट्रीटमेंट वैसा ही रहेगा जैसा ट्रीटमेंट आप लोगों ने किया होगा किसका, डेप्रिसिएशन का। सेम उसी तरह से हम इसे क्या करने वाले हैं, ट्रीट करने वाले हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या है, कहता है सर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल एसेट। डेप्रिसिएशन हमेशा किसके ऊपर लगता है, कैपिटल एसेट के ऊपर लगता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब है कि स्लो, ग्रेजुअल, स्पॉन्टेनियस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर एंड यूजेज। अब आपको इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको दे रखा है कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट, राइट। उसके बाद आपको दे रखा है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, और थर्ड दे रखी है आपके पास स्क्रैप वैल्यू। क्या दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू। अब डेप्रिसिएशन का टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, जो बेसिकली बात करता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के ऊपर। डेप्रिसिएशन के मेथड्स की बात की जाए तो आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आपके पास WDV मेथड है, राइट, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, SLM मेथड है, जिसको कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं जब आप अपने अकाउंट्स पढ़ते हैं। सेम सेंस पर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे। आप क्या देखेंगे, डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे। आपके पास कैपिटल वैल्यू दे रखी है, आपके पास एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है एसेट की, और आपके पास स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू, अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना हो तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आता है, इससे आप निकालेंगे इसे कैसे, कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट, क्या करेंगे आप, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, और उसकी अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो उस स्क्रैप वैल्यू को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे आप, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करने वाले हैं, और इसको फिर आप डिवाइड करने वाले हैं किससे, नंबर ऑफ ईयर से। किससे डिवाइड करने वाले हैं आप लोग इसे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने वाले हैं। ओके सर, अब आइए जरा यहां पर देखते हैं। अगर मैं कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट की बात करूं तो आपके एसेट की वैल्यू कितनी है, 2000 करोड़ है सर। कितनी है आपकी एसेट की वैल्यू, 2000 करोड़ रुपीस है। क्या इसके ऊपर किसी भी तरह की स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, नो सर, स्क्रैप वैल्यू हमारी क्या नील है, यानी कि 0 है। और कितने सालों के लिए इस एसेट को यूज किया जाएगा, 20 ईयर्स के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चे, वो कितना लगने वाला है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 2
यानी कि 100 करोड़ रुपीस का क्या लगेगा, 100 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगने वाला है। और ये 100 करोड़ रुपीस का डेप्रिसिएशन कितने सालों तक लगेगा, 20 सालों तक लगेगा। तो 20 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी एसेट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो मेरी एसेट की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 2000 करोड़ रुपए। यानी कि अगर मैं बात करता हूं, ये जो हमारा एसेट है, कोई भी कैपिटल एसेट है जिसकी हमारे पास वैल्यू दे रखी है 2000 करोड़ रुपए की, उसको मैं क्या करूंगा, हर साल 100 रुपए से उसकी 100 करोड़ रुपए से उसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज, उसके यूसेज की वजह से कम होती चली जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पर आप देखिएगा, जैसे कि इनिशियली अगर आपने एसेट परचेज करा, वो 2000 करोड़ रुपए का आपने एसेट को परचेज किया, जब आपने उसको पहले साल यूज किया होगा, जब आपने उसको फर्स्ट ईयर में यूज करा, तो आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया बच्चे कितने का, 100 करोड़ रुपीस का। ये फर्स्ट ईयर की बात है, तो उसकी जो वैल्यू बची वो कितनी बची बच्चे, 1900 रुपए बची। कितनी बची, 1900 करोड़ रुपए बची। उसके बाद बच्चे सेकंड ईयर में अगर मैं बात करूंगा, फिर आप क्या करोगे, 100 करोड़ रुपए का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे, फिर इसकी वैल्यू कितनी बचेगी बच्चे, 1800 करोड़ रुपए की वैल्यू बचेगी। और ऐसे करते करते इसकी वैल्यू 20 साल के बाद, यानी कि टोटल जब ये 20 ईयर तक यूज हो जाएगा, तो इसकी जो नेट वैल्यू बचेगी एसेट की, वो कितनी बचेगी, 0 बचेगी। और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जनरली एसेट की वैल्यू में क्या कर देता है, डिक्लाइन कर देता है। और वो डिक्लाइनमेंट क्यों आता है, उसकी यूसेज की वजह से। तो डेप्रिसिएशन बताता है क्योंकि आपने फिक्स एसेट को यूज करा गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने की वजह से, इसलिए अब वो वैसा ही नहीं रहेगा जैसे आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या फिर जब आप इनिशियली इसे परचेज करके लेके आए थे। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब सपोज करो आप नई एक गाड़ी परचेज करके आए, नई कार परचेज करके लेके आए, तो जब आप इनिशियली एक नई कार परचेज करके लेके आए, तो सपोज करो उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए थी, है ना। तो अब आपने उस गाड़ी को 1 साल यूज किया, तो 1 साल यूज करने के बाद अब जब आप मार्केट में उस गाड़ी को बेचने के लिए जाओगे, तो अब वो गाड़ी 20 लाख रुपए की नहीं बिकेगी, बल्कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 18 लाख या फिर 17 लाख रुपए में वो आपकी गाड़ी निकलने वाली है। और जब वो आपकी गाड़ी 18 लाख या 17 लाख रुपए की बिकेगी, इसका मतलब कि 3 लाख रुपए की वैल्यू में क्या आ गया, उसके डिक्रीमेंट आ गया। और वो डिक्रीमेंट क्यों आया, क्योंकि आपने उसको क्या कर लिया, यूज कर लिया, और उस यूजेस की वजह से उसकी वैल्यू में क्या है, डिक्लाइन आया। और इसी की वजह से आप क्या बोलेंगे कि वो उसके ऊपर क्या है, डेप्रिसिएशन है 3 लाख रुपए का, राइट जी सर। आइए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है जी सर। अब डेप्रिसिएशन क्या कहता है, यहां पर अगेन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है किसके ऊपर, कैपिटल एसेट के ऊपर। आपके पास डाटा दिया गया है और डाटा को देखकर आपने डेप्रिसिएशन निकालना है। आपके पास जो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट जो है, इस पर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट आपको दे दी 20 साल। आपके पास कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट बोल दी कि 3500 करोड़ रुपए। आपके पास जो स्क्रैप वैल्यू एसेट की वो कितनी है, 500 करोड़ रुपए है। अब आपसे पूछा जाए कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, दैट इज द कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट, कैपिटल वैल्यू किसकी, एसेट की। और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं बच्चे क्या, स्क्रैप वैल्यू, इसमें से क्या माइनस करूंगा, स्क्रैप वैल्यू माइनस करूंगा, और इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, नंबर ऑफ ईयर से। किससे डिवाइड करूंगा इसे, नंबर ऑफ ईयर से इसे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। और जब मैं इसे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करूंगा तो मेरी क्या निकल के आ जाएगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। कैपिटल वैल्यू कितनी है एसेट की सर, 3500 करोड़ रुपए। कितनी है कैपिटल वैल्यू सर, 3500 करोड़ रुपए है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है एसेट की सर, ये रही स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है बच्चे कि आपने एसेट को परचेज करा इनिशियली 3500 करोड़ रुपए में। अब जो ऐसे समझ लो इसकी कबाड़ वैल्यू, जब इसको बेच दिया जाए, अगर मान लो अब एसेट को आपने यूज करा 20 साल और 20 साल यूज करने के बाद वो आपका एसेट 500 करोड़ रुपए में बिक गया, तो वो स्क्रैप वैल्यू है उसकी, है ना। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी बच्चे, एक किस्म से 500 रुपए होगी, 500 करोड़ रुपए होगी। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं आपको, यहां पर 20 साल दे रखे हैं। अब अगर आप यहां पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चे, 3000 डिवाइडेड बाय 20। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा बच्चे आपका 150 करोड़ रुपीस। कितना आ जाएगा, 150 करोड़ रुपीस। यानी कि हर साल जो एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन होने वाला है वो कितना होने वाला है, 150 करोड़ होने वाला है इस केस में, इस सिनेरियो के अंदर। तो आई होप आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आया होगा। और इसी के साथ आप लोगों को मैंने बता दिया, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जा सकता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट
हमारे पास क्या है बच्चे, अगला हमारे पास टॉपिक आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान से समझना, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपके पास टू सेक्टर इकोनॉमी है, क्या है आपके पास, अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कभी भी मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट कभी भी टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर नहीं आता है। तो मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आपका थर्ड सेक्टर कहीं ना कहीं रोल में आता है। थर्ड सेक्टर का मतलब क्या है, जब आपकी गवर्नमेंट जो है वो रोल में आ जाएगी तब आपका थर्ड सेक्टर का रोल आएगा, कहीं ना कहीं आपका मार्केट प्राइस का रोल आएगा। अगर मैं बात करूं, मुझे ध्यान रखना, जब हमने बात करी थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हमने बोला था कि हमारे पास जनरली दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, एक हमारे पास हाउस होल्ड है और सेकेंड सेक्टर हमारे पास फर्म है। हाउस होल्ड क्या करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को ऑन करती है, तो वो क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज देती है। क्या देती है, फैक्टर सर्विसेज देती है। किसे देती है, फर्म्स को। और फर्म्स उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या करता है, हाउस होल्ड को इसके बदले में फैक्टर इनकम देता है। क्या करता है, फैक्टर इनकम देता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं इनकम देता है, जो हाउस होल्ड के लिए एक फैक्टर इनकम की तरह काम करती है। तो जब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम जनरली बात कर रहे हैं हमारी नेशनल इनकम की, राइट। तो यहां पर जो हाउस होल्ड होगा, जो हमारी फर्म्स होगी, उसके लिए क्या होगी, वो फैक्टर कॉस्ट होगी। क्या होगी, फैक्टर कॉस्ट होगी। लेकिन जैसे ही थर्ड सेक्टर आ जाता है, क्या आ जाता है, थर्ड सेक्टर आ जाता है, गवर्नमेंट आ जाती है, और जैसे ही गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट की आने की वजह से एक चीज और यहां पर जुड़ जाएगी आपकी, और वो क्या है, टैक्सेशन। क्या जुड़कर आ जाएगी, टैक्सेशन। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो टैक्स के अंदर, क्योंकि यहां पर गुड्स की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, गुड्स की बात की जाती है, तो गुड्स की बात यहां पर हो रही है, तो गुड्स के ऊपर जो हमारा टैक्स लगता है वो जनरली क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। किसकी बात करते हैं हम लोग यहां पर, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात यहां पर नहीं होती है, राइट। और गवर्नमेंट आपको क्या देती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। क्या देती है आपको, सब्सिडीज देती है, राइट। आपसे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लेगी, और जो आपसे पिछड़े वर्ग है, राइट, उनको क्या करेगी, सब्सिडीज देगी। तो अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो मेन रोल आएगा, ध्यान से समझ लो, यही इंपॉर्टेंट भी है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, या फिर फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है, या फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, तो उसमें मेन रोल किसका होगा, तो उसमें मेन रोल इन्हीं दो चीज़ का आएगा बच्चों। क्या क्या है वो दो चीजें, एक इनडायरेक्ट टैक्स का और दूसरा है हमारी सब्सिडीज का, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा आपसे लिए जाते हैं, बिकॉज आप कंज्यूम करते हो क्या, प्रोडक्ट को, राइट। तो उसकी कंजम्पशन की वजह से गवर्नमेंट आपसे क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेती है, और सब्सिडीज गवर्नमेंट क्या करती है, आपको देती है। अब ध्यान से समझ लो बेटा, अब जब मैं इसकी बात करूंगा तो इनडायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट के लिए इनकम है, ध्यान से समझ लो। अगर मैं बात कर रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज एन इनकम फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए ये क्या है बच्चे, इनकम है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, सब्सिडीज की, तो सब्सिडीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए क्या है, सब्सिडीज गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंस है। क्या है बच्चे, एक्सपेंस है। और मैं अगर बात कर दूं यहां से, अगर मुझे इसका ओवरऑल नाम देना हो तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं कि भाई अगर मैं इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा, तो मैं बोल सकता हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोल सकता हूं इसे नाम दे सकता हूं मैं क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोल सकता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल सकता हूं, राइट। इसको मैं नाम दे सकता हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जी सर। अब ध्यान से समझ लो, अब जैसे ही थर्ड सेक्टर इकोनॉमी आएगी तो थर्ड सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या आएंगे, आपके टैक्सेस आएंगे। देखो यहां पर टैक्सेस ऑन गुड्स, यहां पर क्योंकि गुड्स की बात होगी तो कैसा टैक्स होगा, यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स होगा। और इसकी वजह से क्या होता है बच्चे, इसकी वजह से जो मार्केट प्राइस है गुड्स के वो बढ़ जाते हैं। अब मैं याद करो, जब टू सेक्टर इकोनॉमी थी, क्या थी बच्चे आपके पास, टू सेक्टर इकोनॉमी थी। ऐसा समझ लो, यहां पर आपके पास जब टू सेक्टर इकोनॉमी थी, हाउस होल्ड थे आपके पास और आपके पास फर्म्स थी। हाउस होल्ड से आपने क्या करा, फैक्टर्स सर्विसेज ली, और हाउस होल्ड को उसके बदले में क्या हुई, फैक्टर इनकम मिली, उसके बदले में इनकम मिली जिसको बोला गया फैक्टर इनकम।
अब ध्यान से समझ लो, तीसरा सेक्टर है नहीं, तो जो फैक्टर कॉस्ट है तो हमने वहां पर क्या माना था कि जितने भी गुड्स हैं वो सारी की सारी गुड्स कंज्यूम होगी और हाउस होल्ड कुछ भी सेव नहीं करेगा, सारा का सारा पैसा वो गुड्स को खरीदने में लगा देगा। ये बात हम लोगों ने समझी थी। जी सर, हमने ये बात समझी थी। अब यहां पर समझो, तीसरा सेक्टर आ गया अब गवर्नमेंट। क्या आ गई? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या करेगी? वो चेक एंड बैलेंस का काम करेगी। किसके बीच में? हाउस होल्ड्स के बीच में, फर्म्स के बीच में। अब तीसरा सेक्टर एक और आ गया, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी? चेक एंड बैलेंस। और गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस करेगी तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, किस चीज का? टैक्सेस का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया किसका कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा? टैक्सेस का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। और जब टैक्सेस का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, राइट, तो इसकी वजह से जो मार्केट प्राइस है प्रोडक्ट का, वो मार्केट प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स है रेवेन्यू का, राइट। तो यहां पर क्या होगा? इसकी वजह से जो प्राइसेस ऑफ द गुड्स है वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और इसको इंक्रीज होने की वजह से क्या कहता है? हेंस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इंक्रीज्ड। इसीलिए अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस की बात करूं तो ये भी क्या हो जाएंगे बच्चे? इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात करता हूं, ये रिलेटिवली क्या होता है? कम होता है। लेकिन जैसे ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस की बात होगी तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा बच्चे? बढ़ जाएगा। तो यही बात बोली गई है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इंक्रीज। ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नाउ गवर्नमेंट इसके साथ क्या करती है? वेलफेयर भी करती है। और वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडीज देती है। तो सब्सिडीज की वजह से क्या होगा? सब्सिडीज टेंड टू लोअर द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। सब्सिडीज की वजह से जो मार्केट प्राइस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज रिड्यूस्ड। तो मैंने क्या बोला कि डोमेस्टिक प्राइस किस पे? मार्केट प्राइस पे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे किसकी वजह से? सब्सिडीज की वजह से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू को क्या कर देगा? कम कर देगा। आइए अब यहां पर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। देखते हैं एक बार। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जो अमाउंट पे की जाती है उसको हम लोगों ने क्या बोला? उसको हम लोगों ने बोला फैक्टर कॉस्ट। क्या बोला उसको हमने? फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो अब अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है हमारा? जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को इनकम दे रहे हैं। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब है हमारा मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में से अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूं, क्या कर दूं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूं। अब इसको कुछ ऐसा समझो, अगर मैं बेटे फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा हूं और वहीं पर अगर मैं मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूं, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में बेसिक डिफरेंस किस चीज का है? बेसिक डिफरेंस है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। किसका डिफरेंस है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस के अंदर जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इंक्लूडेड होते हैं, और वहीं पर अगर मैं फैक्टर कॉस्ट की बात करूं तो यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स का नाम नहीं होता है, राइट, नहीं लिया जाता है या फिर इसके अंदर नहीं होता है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, आप खुद सोचो, अब मुझे अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, तो मार्केट प्राइस के अंदर तो राइट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो मुझे इन्हें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएगा। और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं होते हैं, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा? यहां पर ऐड करना पड़ेगा। और जब मैं फैक्टर कॉस्ट के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरा निकल कर आ जाएगा मार्केट प्राइस। क्या निकल कर आ जाएगा? मार्केट प्राइस। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं मार्केट प्राइस की, तो देखिए यहां पर टैक्सेस आ जाएगी, तो प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। तो मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? कि किस प्राइस पर जनरली प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है मार्केट में। अब ध्यान से समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। अब ऐसा समझो, राइट, हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए किसको? फर्म को। एक साइड फर्म है, एक साइड हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है किसको? फर्म को। फर्म क्या कर रही है? इनसे गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है। इनसे फर्म क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी। जब टू सेक्टर इकोनॉमी थे तो गवर्नमेंट नहीं थी। अब गवर्नमेंट नहीं है तो ये क्या कर रहे थे? यहां से कंज्यूम हुए, राइट, यहां से क्या हुआ? राइट, इनकम, यहां से इनकम गई किसको? हाउस होल्ड को, और इसके बाद क्या वो प्रोडक्ट बने, राइट, और ये कंज्यूम हो गए,
राइट। ये सारा का सारा जो सिस्टम वो चलता रहा, सारी की सारी इनकम स्पेंड कर दी और सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हो गया पूरी तरह से। अब ध्यान से समझो, अब थर्ड हमारे पास आ गई गवर्नमेंट। जैसे ही गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट ऐसे सर्कुलर फ्लो नहीं चलने देगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें टैक्सेस लगा देगी, और जैसे ही टैक्सेस लगाएगी, अब जो मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा उसकी हायर वैल्यू होगी एज कंपेयर टू जब 2 सेक्टर इकोनॉमी थी। और जनरली हमारे पास क्या होता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, ऑलरेडी यहां पर रहता है। तो यहां पर मार्केट, यहां पर अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालना है किसी भी प्रोडक्ट का, तो मैं क्या बोलूंगा, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसमें मैं अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारी निकल के आ जाएगा मार्केट प्राइस। अब ये समझो यहां पर क्या है, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है और ये हमारे पास क्या है, मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस के अंदर आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वहीं पर अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, तो राइट, इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, ये ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर मैं मार्केट प्राइस के ऊपर पहुंच पाऊंगा या फिर मार्केट प्राइस निकाल पाऊंगा। ये बात इसके अंदर की गई है, राइट। अब आ जाओ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो अगर मैंने आपसे बात करी किसकी, फैक्टर कॉस्ट की, किसकी बात करी, फैक्टर कॉस्ट की, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि फैक्टर कॉस्ट के अंदर आपकी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होती है। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहता हूं तो मुझे मार्केट प्राइस में से माइनस करनी पड़ेगी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूं, अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, मार्केट प्राइस निकालनी है किससे, फैक्टर कॉस्ट दे रखे हैं और मार्केट प्राइस निकालनी है, तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर मैं जोड़ दूंगा, फैक्टर कॉस्ट के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरी मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगी। क्या निकल कर आ जाएगी, मेरी मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगी। और अगर मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करनी है तो वो कैसे निकल सकते हैं, अगर मैं मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट माइनस कर दूं, अगर मैं मार्केट प्राइस में से आपकी फैक्टर कॉस्ट माइनस कर देता हूं तो मेरी क्या निकल कर आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल कर आ जाते हैं। क्या निकल कर आ जाते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल कर आ जाते हैं हमारे। बोलो सर, जी क्लियर है इतनी बात? जी सर, हमें क्लियर है बिल्कुल बात। और अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और साथ ही साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस लेके आऊं, तो अपना टारगेट है 25,000 सब्सक्राइबर का। जिस दिन हमारे चैनल के ऊपर 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन आप लोगों को इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस देखने के लिए मिलेगी मेरे द्वारा। अब आइए थोड़ा सा और समझते हैं, आइए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। क्या कहता है सर, मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है, हमें बोला सर कि आपका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 500 रुपए है, और आपका जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो 300 रुपए है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 रुपए। अब मुझे इससे बोल दिया सर कि फैक्टर कॉस्ट निकालो। क्या निकालो सर, इसमें से फैक्टर कॉस्ट निकालो। मैंने बोला ठीक है सर निकाल देंगे, कौन सी बड़ी दिक्कत वाली बात है, हमें तो सर ने सिखाया है कि कैसे निकाला जाता है, तो निकाल देंगे। तो कुछ नहीं करेंगे सर, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे फैक्टर कॉस्ट। क्या लिखेंगे यहां पर, फैक्टर कॉस्ट, और दूसरी साइड लिख दीजिएगा क्या, मार्केट प्राइस। दूसरी साइड लिख दीजिएगा बच्चों क्या, मार्केट प्राइस। क्या लिखेंगे आप लोग, मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट से, अब ध्यान से समझ लो, अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के प्रति जाना है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट मुझे दे रखी हो और मुझे मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोलेगा, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसके अंदर ऐड करूंगा। क्यों ऐड करूंगा, क्योंकि सर फैक्टर कॉस्ट के अंदर राइट ये सारे कंपोनेंट नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट प्राइस की बात करता हूं तो हमारा जो थर्ड सेक्टर है इकोनॉमी का, यानी कि गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं रोल में आ जाएगा। और जैसे ही थर्ड सेक्टर रोल में आएगा तो वहां पर कॉन्सेप्ट आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों बोला, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार सब्सिडीज देती है, तो सब्सिडीज को हम क्या करते हैं, इसके अंदर माइनस करते हैं। तो अब मुझे मार्केट प्राइस से, अगर मेरे पास मार्केट प्राइस दे रखी हो और मुझे बोला जाए फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाओ, तो मार्केट प्राइस के अंदर ये वाला एलिमेंट इंक्लूडेड होगा। तो मैं अगर इस वाले एलिमेंट को क्या कर देता हूं बच्चे, माइनस कर देता हूं। क्या कर देता हूं, इस वाले एलिमेंट को यहां से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। मार्केट प्राइस से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है सर, 500 रुपए दे रखी है। देखो अब ध्यान से, अब मेरे पास मार्केट प्राइस बोल दिया सर, यहां पर कितना है 500 रुपीज, कितनी है मार्केट प्राइस 500। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना बोल दिया सर मेरे पास 300 रुपीज का, यानी कि ये बोल दिया बच्चों 300 रुपीज का। और मुझे बोला है कि अब आप क्या निकालो सर, आप फैक्टर कॉस्ट निकालो। क्या निकालो, फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस हमारे पास 500 रुपीज का है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 रुपए का, तो ये कितना होगा बच्चे 200 रुपए का होगा। तो जो हमारी फैक्टर कॉस्ट है वो कितनी निकल कर आएगी, 200 रुपए की आएगी। ये 300 रुपए की है, ये 500 है, तो 500 में से 300 जाएंगे तो कितनी आ जाएगी बच्चे, हमारी 200 रुपए निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चे हमारे पास कि फैक्टर कॉस्ट हमारे पास 200 रुपए है, फैक्टर कॉस्ट हमारे पास 200 रुपए दे रखे हैं, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास 150 रुपए के दे रखे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास 150 रुपए के दे रखे हैं। और हमें क्या चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए। तो मार्केट प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 200 में 150 रुपए जोड़ूंगा सर, तो हमारा कितना आ जाएगा सर 350 रुपीज, कितना आ जाएगा 350 रुपीज। तो अगर मुझे मार्केट प्राइस चाहिए तो मेरा मार्केट प्राइस कितना निकल कर आएगा, 350 रुपीज निकल कर आएगा। लास्ट हमारे पास क्या है सर, फैक्टर कॉस्ट हमारे पास दे रखी है, ठीक है सर। कितनी दे रखी है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट, अगेन 200 रुपए दे रखी है। मार्केट प्राइस मेरे पास दे रखा है सर 300 रुपए, कितना दे रखा है सर 300 रुपए। अब मुझसे पूछ लिया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल लो। क्या निकाल लो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल लो। तो हमारी मार्केट प्राइस 300 रुपए की है, राइट। हमारे पास जो फैक्टर कॉस्ट है वो 200 रुपए के है। तो हमें क्या चाहिए सर, हमारे पास हमें चाहिए क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सर 200 से 300 जाना है, तो मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर मैं 100 के ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है सर कि अगर मैं मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर दूं, क्या कहता है सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, इज इक्वल टू कि अगर मैं मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर देता हूं, और मेरी मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस मेरी 300 रुपए है, फैक्टर कॉस्ट मेरी 200 रुपए है। अगर मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे, और वो मेरे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के आएंगे सर, वो हमारे 100 रुपीज के नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल कर आ जाएंगे। कितने के आएंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल कर, 100 रुपीज के नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल कर आ जाएंगे। और इसी के साथ आपका ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। और इसकी अगली जो वीडियो रहेगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए थोड़ा सा एक बार बता देता हूं। क्योंकि हम उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू दी नेशनल इनकम। अगर मैं टोटल एग्रीगेट्स की बात करूं तो हमारे पास टोटल एग्रीगेट निकल कर आते हैं बच्चे 8, और यही 8 एग्रीगेट के आसपास जो आपकी नेशनल इनकम है वो घूमने वाली है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, देन वी हैव जीएनपी एट मार्केट प्राइस, देन वी हैव एनएनपी एट मार्केट प्राइस, उसके जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद हमारे पास है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद हमारे पास है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और लास्ट में हमारे पास क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों को एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर जाकर इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है नेशनल इनकम से रिलेटेड वो जरूर जाके देखिएगा, ताकि आप लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।